हेलो दोस्तों। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, डेंगू फीवर। इसके बारे में तमाम तरह की जानकारियां हैं कि किससे किस कारण से होता है, उससे क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें क्या टेस्ट किया जाता है, टेस्ट में एक्चुअली क्या निकाला जाता है, वो भी हम जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि प्लेटलेट्स बार बार बहुत चर्चा में रहता है डेंगू के टाइम कि प्लेटलेट्स घट गया, प्लेटलेट्स घट गया। तो प्लेटलेट्स क्यों घटता है, उसके रीजन को भी समझेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे कि इस सब तमाम चीजें होने के बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है और क्या क्या चीजें हमें खाना चाहिए इस टाइम ताकि प्लेटलेट्स की रिकवरी हो जाए, क्या चीजें हमें नहीं खाना चाहिए, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेंगू फीवर। सबसे पहले जब हम इसके काउच और कारण के बारे में समझते हैं तो देखिए, ये एक्चुअली मच्छर के काटने से होता है और मच्छर में भी एक पार्टिकुलर स्पीसीज है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी मस्कीटो। ठीक। और इसी तरह के इसके और अदर स्पीसीज होते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। तो वो भी क्या करते हैं, इसके काम बनते हैं। तो मेनली जो ये इंजेक्ट करते हैं तो इसमें वो वायरस इंजेक्ट करते हैं और वायरस जाके फिर तमाम तरह का वो तांडव मचाता है। तो वायरस जो है वो चार तरह के वायरस यहाँ पे हैं, स्टडी किए गए हैं। कौन कौन सा है वो, डेंगू वायरस 1, इस तरह से 2, 3 और 4। ये जो तीनों है इसका टेम्पोररी हम इलाज कर सकते हैं और इसका हम परमानेंट इम्यूनो क्योर कर सकते हैं। तो डेंगू वायरस 1 है अगर, तो उसका सुई भी आता है, उसको दे देते हैं तो हमारा एंटीबॉडी बन जाता है, जिसकी वजह से हम क्या होता है, फर्दर जो अटैक होता है तो हम बच पाते हैं। लेकिन बाकी जो वायरस हैं उसके अलावा 3 वायरस, DNV2, DNV3, DNV4, ये सब क्या है कि काफी खतरनाक होते हैं और इसका अभी तक एज सच कोई इलाज खोजा नहीं गया है। ठीक। तो हम टेम्पोररी तरह पर ट्रीटमेंट करते हैं, उस समय जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम सब्सिडाइड करने का, कम करने का काम करते हैं। अब देखिए सिम्टम्स में क्या क्या होंगे। तो सिम्टम्स में आप देखे होंगे कि जिनका फीवर होता है वो हेडेक होता है, हाई फीवर होता है, फीवर अच्छा 100 से प्लस हो जाता है, 104 तक, 105, 104 तक चला जाता है। ठीक। पेन इन जॉइंट्स बिहाइंड द आई मसल्स एंड बोन, जो आपका जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स है उसमें पेन होगा, आँख के पीछे वाला हिस्सा है उसमें पेन होगा, मसल्स में भी थोड़ा सा दर्द आएगा। तो तमाम तरह के पेन होते हैं। उसके अलावा एकिज, नौसिया, वोमिटिंग। एकिज मतलब हो गया कि लगातार आपको दर्द जो है, पेन लगातार होते रहेगा। उसके बाद नौसिया, जी में चलना, वोमिटिंग, उल्टी आना, उसका रेसेस थोड़ा थोड़ा फॉर्म हो जाता है बॉडी पे। उसके बाद डायरिया, पेट उठ खराब होने का चांस रहेगा, थकान जैसा महसूस होगा, आपको हमेशा लगेगा कि प्यास लगा हुआ है और आपको क्या होगा, वीक फीलनेस होगा, कमजोरी फील होगी। तो इतने सारे लक्षण आपको अगर दिख रहा है तो आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, मिलना चाहिए कि हो सकता है कि डेंगू है। तो फर्दर हम चले तो गए लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्मेटरी के लिए क्या करते हैं हम, इसका टेस्ट करते हैं कि कंफर्म करेंगे हाँ सच में डेंगू ही हुआ या कुछ और हुआ है। हो सकता है ये सब कारण बहुत सारे, मलेरिया में भी और अदर जो वायरल फीवर होता है उसमें भी थोड़ा बहुत उसके आ जाते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे फीवर वगैरह तो होता ही है, माथा दर्द भी होता है और शरीर में थकान भी हो जाता है पानी लॉस होने की वजह से। तो हम क्या देखते हैं, इसका जांच करते हैं, उससे पता चलता है कि हाँ भाई कंफर्म डेंगू ही है। तो सबसे पहला टेस्ट है ब्लड टेस्ट, खून का जांच होता है, या फिर आप नेट्स कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड इम्प्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं, PCR टेस्ट कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं। ये कब किया जाता है, जब आपका सिम्टम्स दिख गए, ऐसे लक्षण जो है ये सब दिख गए हैं, तो उसके 1 सप्ताह के अंदर ही आपको ये करना होता है। ठीक, PCR टेस्ट। तो एक्चुअली हम करते क्या है, सारे टेस्ट में हमारा कोशिश ये रहता है कि हम जो उसमें ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट है उसको हम खोजें। एंटीजन जैसे कि आइजियम, IgG। तो एंटीजन अगर मात्रा, ये तो पहले से रहता है बॉडी का बचाव के लिए, दोनों एंटीजन रहता है। लेकिन क्या होता है, वायरस का जब अटैक होता है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसकी मात्रा जब 1.10 से ज्यादा बढ़ जाए आईजीएम का और IgG का, एंटीजन का अगर मात्रा 2.2 से ज्यादा बढ़ जाए तो हम समझ जाते हैं कि डेंगू का अटैक हो चुका है। तो ये हमारा था कि टेस्ट से हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ हम डेंगू पॉजिटिव हैं। तो यही चीजों को टेस्ट किया जाता है, अगर ये ज्यादा मात्रा में आ गया है तो डेंगू पॉजिटिव आपको रिजल्ट दिखाएगा। अब बात करते हैं कि प्लेटलेट्स कैसे इस समय डिक्रीज कर जा रहा है। हाँ ठीक है भाई, डिजीज हो रही है,
जांच यूज की है, आप एंटीजन की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्लेटलेट्स की चर्चा कहीं नहीं हुई। लेकिन डेंगू में हम क्या देखते हैं हॉस्पिटल में बराबर कि प्लेटलेट्स कम होने की बात की जाती है। तो प्लेटलेट्स कैसे कम होता है? तो प्लेटलेट्स देखिए कैसे कम होता है, सबसे पहले इसका कारण है बोन मैरो डिस्ट्रक्शन। अब वो जो वायरस बना है बॉडी में, डेंगू वायरस, वो क्या करता है, बोन मैरो के फंक्शन को, बोन मैरो का ब्लड बनाता है, अब उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए वो प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होती है, घट जाता है, उसके काम को डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा है इम्यून रिस्पॉन्स। अब इस तरह का होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अब वायरस आया, अब वायरस के आने होने की वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा है जो बॉडी में पहले से प्रेजेंट था, बाहरी चीजों को अटैक करने का बचाव के लिए जो प्रेजेंट था, उसको समझ में नहीं आता है कि कौन हमारा अपना है कौन पराया है। बेचारा उसमें अपने सेल को भी मार देता है। अपने सेल, अब ब्लड सेल को जब मारेगा तो उसमें प्लेटलेट्स में है, तो प्लेटलेट्स भी मरेंगे। उस तरह से ब्लड सेल का जब डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लड से जो अटैक हो रहा है, जब उसकी संख्या कमेगी तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट की संख्या तो अपने आप कम जाएगी। तो होता क्या है, ये इसमें थोड़ा सा घबराने की बात नहीं होती है, इसका सब अपना एक साइकिल है। ये एक साइकिल के बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद ये घटता है, एक सर्टेन पीरियड तक तो घटता है, उसके बाद ये बढ़ता भी है। तो हम क्या देखते हैं कि 3 से 5 दिन के बाद जब आपको लक्षण दिखने लगे डेंगू का, तो 3 से 5 दिन के बाद वो घटना स्टार्ट होता है, और लगभग 4-5 दिन तक वो, 5 से 7 दिन तक वो पूरा घट जाता है। मतलब तीसरा चौथा दिन घटना स्टार्ट हुआ, और 5वां 7 दिन एकदम से सबसे लोएस्ट पॉइंट, मतलब जितना घटा सकता था, मतलब मान लीजिए कि 1.5 लाख से 40,000 आ गया, 30,000 आ गया, तो घटा दिया। अब 7वें दिन के बाद फिर उठना स्टार्ट होता है, प्लेटलेट्स अपने आप धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, और बढ़ते बढ़ते फिर 10 दिन तक ये लगभग नॉर्मल आ जाता है, जो आपका नॉर्मल काउंट है 1.5 लाख से 4.5 लाख के लगभग, तो वो उसमें अपने आप रेंज में, उस रेंज में आ जाता है। तो होता क्या है कि हम इस सब के बीच में बस वो थोड़ा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स का जो ट्रीटमेंट होता है, बस उसको देते रहते हैं। इस साइकिल अपने आप चलते रहता है, उसका धीरे धीरे घटना घट के सबसे लोएस्ट होना, फिर धीरे धीरे अपने आप बढ़ना। ठीक, तो इस सब को आप देख लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट जो हो सकता है वो बताएंगे, और क्या क्या आपको खाना चाहिए वो चीज हम बताएंगे। तो हमने 4 चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया, उसका कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, टेस्ट क्या होगा, और टेस्ट के बाद हम ये समझें कि उसका ट्रीटमेंट अब क्या क्या हो सकता है, उसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, डेंगू ऐसा डिजीज है जो वायरस के कारण होता है, उसका अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आया कि हम ये टेबलेट दे ठीक हो जाए। हम लोग क्या काम करते हैं, काम उसके सिम्टम्स पे करते हैं, लक्षण पे करते हैं। कि जिसे अगर मान लीजिए बुखार आ गया, चाहे हड्डी में दर्द है, तो हम उसको पेन किलर देते हैं, बुखार के लिए पैरासिटामोल देते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए। तो बस इसी चीज़ों पे काम करते हैं। लेकिन अगर सीवियर केस हो जाए, जब केस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, पेशेंट ज़्यादा परेशान हो जाए, तो वैसे केस में हम उसको हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद हम मेनली फिर से वहाँ पर सिम्टम्स का ही ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के तौर पे हम ये करते हैं कि उसको थोड़ा पानी वानी चढ़ा के उसका जो बॉडी फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन करते हैं। तो इसमें एक दो चीजें हैं कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, हम उसके जो सिम्टम्स है उस पर काम कर रहे हैं। इसमें हमको मेनली क्या होता है, उसका जो बॉडी का फ्लूइडिटी है, हाइड्रेशन है, वो हम मेंटेन कर रखते हैं। तो इसीलिए आपको एक सलाह दी जाती है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें पिए, पानी है, जूस है, जो भी है वो पिए, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। रेस्ट, अच्छा मात्रा में रेस्ट लें ताकि आपका रिकवरी थोड़ा जल्दी से हो। और दूसरा एक चीज़ ये करना है कि आपको नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स जो होता है, जैसे एस्पिरिन है, इबुप्रोफेन है, तो ये सब चीज़ आपको नहीं लेना है। अगर आपको, जैसे ये सब भी क्या करते हैं, बुखार को कम करने का काम करते हैं, लेकिन ये टेबलेट नहीं लेना है। इसकी जगह पे आपको क्या लेना है, पैरासिटामोल लेना है, अगर आपको बुखार को कम करना है तो। ठीक, और हमने बता ही दिया सीवर केस में क्या करना है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है। हॉस्पिटल एडमिट के समय उसको पानी वानी चढ़ाया जाता है ताकि थोड़ा सा मेंटेन रखे, और बहुत ज़्यादा केस हो जाता है, जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन आते हैं, तो उस केस में थोड़ा बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो भी किया जाता है। अब आते हैं प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन, ये बोला भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बीमार पड़ने से पहले ही उसको रोकथाम कर लें, बीमार पड़े ही नहीं, समस्या ही नहीं आए, इतना चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो हम क्या करते हैं प्रिवेंशन में, सबसे पहला है यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट। एक दवाई आता है, उसको आप अपने स्किन पे लगा लीजिए, मच्छर आपको नहीं काटेगा। वो सबसे ज्यादा अच्छा है कि दवाई आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एकदम लंबा लंबा, थोड़ा सा ये सब शर्ट थोड़ा सा लंबा हो, ठीक, पैंट भी थोड़ा सा लंबा हो, और कोशिश करें कि पैंट का जो नीचे है उसको हम मोजे के साथ कंबाइन करके यूज कर लें। ठीक, उसके बाद मॉस्किटो नेट आपको घर में तो यूज करना ही है। मच्छर से, मतलब मच्छर काटने से हो रहा है, मच्छर से बचाव अगर हम कर लें तो हो गया, हमारा यही बचाव है, प्रिवेंशन है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रिमूव स्टैंडिंग वाटर। ये बरसात के दिनों में थोड़ा डेंगू केस, ठंडा के दिनों में ज़्यादा केस सुनने को मिलता है। होता क्या है, इसी समय में ये जो टेम्परेचर है बरसात का, चाहे वो ठंडा का जो टेम्परेचर, मौसम, क्लाइमेट है, वो उस मच्छर के लिए बहुत अच्छा है। उसमें बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ उसको, उसी चीज़ से हमको बचाव करना है। तो क्या करना है, कोशिश थोड़ा सा, अगर गाँव आस पड़ोस में है तो थोड़ा धुआं करेंगे ताकि मच्छर नहीं आए। दूसरा कोशिश ये करना है कि जहाँ पे भी पानी रुका हुआ है, बहुत दिन से पानी है, तो उसको पानी को रिमूव कर देना, हटा देना। या फिर तो आपके फ्लावर पॉट में है तो उसको कुछ 1 सप्ताह में चेंज करते रहना है, ताकि वो मच्छर का वहाँ पे एडेप्टेशन नहीं हो, जख्मी है। इस तरह से बचा कर सकते हैं। अब आते हैं कि क्या-क्या फूड सप्लीमेंट्स लिया जाए ताकि इसकी जो कमजोरी है, चाहे इसके जो सिम्पटम्स है, उससे हम उभर पाएँ। तो देखिए, इसमें बहुत सारे सोर्सेस हैं। विटामिन सी सोर्सेस आप ले सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, पपाया है, गुआवा, लेमन, बनाना है, तो ये सब सोर्सेस ले सकते हैं। वेजिटेबल में आपका स्पिनच, ब्रोकोली क्या होता है, गोभी जैसा ही होता है, उसको ब्रोकोली बोलते हैं। टोमेटो है, कैरट्स है, पम्पकिन है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें कि आप ले सकते हैं ताकि आपकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके, प्लेटलेट जल्दी जल्दी से इंक्रीज करे। उसके अलावा प्रोटीन सोर्स में चिकन है, फिक्स है, एग है। उसके अलावा अभी हमने कहा फ्लूइडिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, तो कोकोनट वाटर है। एलमंड आपको थोड़ा बहुत वो आयरन रिच और प्रोटीन रिच होता है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। हर्बल टीज लीजिए आप, लिक्विडिटी जितना बढ़ा सकते हैं। जिंक रिच फूड भी ले सकते हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि आपका प्लेटलेट्स जल्दी से रिकवरी करता है। पपाया एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो सस्ता सोर्स है, गुआवा सस्ता सोर्स है। इसके अलावा आपको गोट, बकरी का जो दूध है वो भी बोला जाता है, तो वो भी काफी फायदेमंद होता है। एक लिमिट में ही सही रहता है, क्योंकि ज्यादा आप लोगे तो उसका डाइजेस्ट ही नहीं। तो इतनी सारी बातें थी डेंगू से रिलेटेड। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका, ये जो काउंट होता है प्लेटलेट्स काउंट्स, वो इन बिटवीन 1.5 टू 4.5 लाख होता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। अगर इससे नीचे आपका चला गया तो आपको दिक्कत होता है। और डेंगू केसेस में ये घट फुट के कभी किसी का 20, किसी का 30 आ जाता है। तो ऐसे केस में जो वीकनेस है बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए हमें परेशानी होता है। तो इतनी सारी बातें थी आपका डेंगू से रिलेटेड। इस चीजों को देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।